हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर अपनी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम न्यूज़ में आए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो न्यूज़ में आए हैं। तो पहला श्री अरबिंदो घोष जी से रिलेटेड है। आप जानते हैं हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनमें से एक हैं ये, इनके बारे में देखेंगे। और फिर उसके बाद नवरोज़ फेस्टिवल, जो कि पारसी रिलीजन में न्यू ईयर माना जाता है, जो कि 16 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे नेवा, ये एक एप्लीकेशन है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है, तो इसको देखना है। फिर उसके बाद हमारा आर्टिकल है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, जो कि चिनाब रिवर पे बनाया गया है, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखेंगे। और लास्ट आर्टिकल प्लेसेस इन न्यूज़ में इटली है, तो ये सारे आर्टिकल आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले आर्टिकल से, जो कि रिलेटेड है अरबिंदो घोष जी से। तो अभी रिसेंटली इनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी हुई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम की, मतलब अध्यात्म से रिलेटेड एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे 3 दिन के लिए 12 से 15 अगस्त तक। और कहाँ पे होगा ये? 75 प्रिजन, इंडिया के जो 75 जेल हैं कुछ सेलेक्ट किए गए हैं, उनमें ये जो है प्रोग्राम होगा, ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम होगा अध्यात्म से रिलेटेड। ये भी एक आध्यात्मिक पर्सन रहे हैं, तो इनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखेंगे हम। तो ये एक योगी थे, एक संत थे और एक फिलोसोफर थे, और ये पोएट थे। इनके काफ़ी रिच लिटरेचर था इनका, तो इनके लिटरेचर और इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं अभी उसको भी देखेंगे हम। और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है नेशनलिस्ट मूवमेंट में। तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड थे, जो आप जानते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो लाल बाल पाल थे, उसमें से एक चौथा नाम इनका आता है इनके बाद, अरबिंदो घोष को कहा जाता है। तो ये फिलोसोफर थे, ये लाइफ से रिलेटेड कुछ फिलोसफी देते थे, डिवाइन और लाइफ से। तो इनका यहाँ पे एक कोट है, आर्टिकल कोट है जो हम देखेंगे। इन्होंने बोला है लाइफ इज़ लाइफ वेदर इट इज़ इन कैट, डॉग और मैन। मतलब इनका ये कहना है चाहे कोई भी लाइफ हो, चाहे वो कैट में हो, डॉग में हो या इंसान में हो, तो सारी लाइफ एक ही होती हैं और इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। सब बराबर जो है, एक दूसरे से कोई ऊपर या नीचे नहीं होता है। बट क्या है, ह्यूमन ने, हम इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए इस डिफरेंस को क्रिएट कर दिया गया है कि ये माना गया कि हम बाकी जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं उनसे ज़्यादा ऊपर है हमारी लाइफ। तो ये इन्होंने लाइफ से रिलेटेड इनके कुछ पर्सपेक्टिव थे। और ये इनका जो आश्रम था, एक इनका आश्रम पौंडीचेरी में इनका आश्रम था, जिसे अरबिंदो आश्रम कहते थे। ये 1926 में इन्होंने खोला था। तो फिर आगे देखते हैं, ये आईसीएस एग्ज़ाम इन्होंने क्वालिफाई किया था। ये आईसीएस एग्ज़ाम इंडियन सिविल सर्विसेज जानते हैं आप, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इनकी 11th रैंक आई थी करीब 250 कैंडिडेट में। बट ऐसा था कि इनको इंटरेस्ट नहीं था इसमें, कि इनको लगा कि मतलब इस वाले में इंटरेस्ट नहीं, तो इन्होंने अपने आप को डिसक्वालीफाई कर लिया था कुछ ऐसे काम करके। फिर उसके बाद इन्होंने बड़ोदरा, जहाँ पे रहते थे, बड़ौदा की जो स्टेट सिविल सर्विस थी, उसमें इन्होंने कोई एक प्रॉपर जॉब ली और फिर वो उसके थ्रू काम करते थे। और साथ ही उसी टाइम पे ये जैसे कि पॉलिटी, उस वक्त जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी तो काफ़ी मूवमेंट चल रहे थे, तो ये उन सबके कांटेक्ट में है। पॉलिटिक्स, जो इंडियन पॉलिटिक्स थी, उसमें इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया और ये मेनली इन्फ्लुएंस किस हुए थे, ये इन पे जो है असर था अमेरिकन रिवॉल्यूशन का। उस वक्त अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो चल रहा था और इटली में रिवोल्ट हो रहे थे, और फ्रेंच रिवोल्ट जो था, उन सब से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो ये एक तरह से रिवॉल्यूशनरी उसमें आते हैं, जो भी उस वक्त के रिवॉल्यूशनरी जो लीडर्स रहा करते थे। आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और तो यही जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, तो उन्हीं के साथ इनका भी जो है एक वो था, ग्रुप था, उसी से बिलोंग करते थे। और इन्होंने अनुशीलन समिति कैलकाटा में इस्टेब्लिश की थी। कब की थी? 1902 में। और ये इनके जो भाई थे, आप जानते हैं बरेन घोष, इनका नाम आपने सुना होगा। ये जुगांतर पत्रिका जो थी, जुगांतर या फिर इसको युगांतर भी कहते हैं, उसमें इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया था। ये एक रिवॉल्यूशनरी पत्रिका थी।
और 1908 में इनको अरेस्ट कर लिया गया था अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में। अलीपुर बॉम्ब केस जो हुआ था उसमें बहुत सारे जितने भी युगांतर के जितने भी लोग थे जो इस से रिलेटेड थे, और ये जो अनुशीलन समिति के जितने भी लोग थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया था इस कॉन्स्पिरेसी में। तो उसके बाद से ऐसा हुआ था, आप जानते हैं, जब सूरत स्प्लिट 1906 में हुआ है, उसके बाद जब जो हमारे मॉडरेट लीडर थे, जैसे मॉडरेट लीडर और फिर उसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इन दोनों के बीच में पार्टीशन हो गया था 1906 में सूरत सेशन में। तो उसके बाद से अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको मार मार के अंदर करवाया गया था, उन पे एक तरह से रोकथाम लगा दी गई थी। तो उसमें ये भी आते थे एक्सट्रीमिस्ट में, तो इनके साथ भी ऐसा हुआ था, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो धीरे फिर जब ये बाहर आए हैं जेल से, तो फिर इन्होंने जो है अपना लाइफ जो है अध्यात्म की तरफ मोड़ लिया और इन सब से एक्टिव पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग कर लिया था। और इनके कुछ वर्क हैं, जैसे कि इनका न्यूज़पेपर वंदे मातरम था, 1905 में स्टार्ट हुआ था, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। और इनके लिटरेरी वर्क में क्या क्या आता है, योगा, बेसिस ऑफ योगा, और भगवत गीता और एंड इट्स मैसेज, फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ मैन, रीबर्थ एंड कर्मा, सावित्री, अ लेजेंड एंड अ सिंबल, आर ऑफ गॉड। तो ये सारे जो हैं इनके वर्क हैं अरबिंदो घोष जी के। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि नवरोज फेस्टिवल पे बेस्ड है। नवरोज फेस्टिवल या फिर इसको पारसी न्यू ईयर भी कहते हैं। ये जो पारसी धर्म है उसमें नवरोज फेस्टिवल है, जो कि जिसको कहा जाता है उन पारसी लोगों का न्यू ईयर। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स आप जानते हैं, जब जो अर्थ होती है वो इस तरह से रहती है कि जो दिन होगी रात होगी दोनों इक्वल हो जाती है, तो उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। एक समर में होता है और एक विंटर में होता है। तो आप हम मुझे बताइए, समर का जो इक्विनॉक्स होता है, जो विंटर का इक्विनॉक्स होता है, वो किस डेट में होता है। तो ये जो नवरोज फेस्टिवल है ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स में मनाया जाता है, और इसको नदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब ऊपर का जो है ट्रॉपिक इक्वेटर से ऊपर वाला जो रीजन है उसमें मनाया जाता है। और ये इंडिया में मोस्टली 16 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। और ये जो फेस्टिवल है ये ग्लोबली मार्च में मनाया जाता है। मार्च में ये पूरे ग्लोब पे मनाया जाता है, जो कि अकॉर्डिंग टू ईरान का जो कैलेंडर है, ईरानियन कैलेंडर, उसके द्वारा। और ये जो नवरोज़ है, नवरोज़ का मतलब क्या है, नौ का मतलब न्यू, और रोज का मतलब दिन, नया दिन। तो आप समझ रहे हैं न्यू ईयर, नया दिन की बात हो रही है। तो इंडिया में ये जो है करीब 200 दिन बाद इंडिया में ये पहुंचता है, ये जो फेस्टिवल है। तो ये अगस्त के महीने में आता है। और इसको, ये जो फेस्टिवल है ये शहनशाही कैलेंडर है, जो कि जिसके अकॉर्डिंग इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो जन्म हुआ था, ये जो सेलिब्रेशन होता है नवरोज का, ये पर्शियन किंग थे एक जमशेद, उनको इसका क्रेडिट जाता है। उन्होंने इस कैलेंडर को क्रिएट किया था, उसके अकॉर्डिंग जो ये सेलिब्रेशन है इसका होता है। और ये जो नवरोज फेस्टिवल है ये किस में आता है, ये यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में आता है। जैसे यूनेस्को की कुछ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, जैसे इंडिया में कुछ फेस्टिवल, जैसे कि आप जानते हैं कुंभ मेला जानते हैं, बहुत फेमस फेस्टिवल है। रामलीला है, और फिर रामलीला आप जानते होंगे जो नदर्न इंडिया में काफ़ी सेलिब्रेट किया जाता है। और दुर्गा पूजा है, छऊ डांस है। और फिर आप कलबेलिया जानते होंगे, जो कि कलबेलिया कहाँ पे, राजस्थान में सेलिब्रेट होता है, ये फोक डांस है। तो ये सारे जो हैं ये किस में आते हैं, यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में आते हैं। तो उसमें से नवरोज भी एक है। फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि नेवा से रिलेटेड है। नेवा क्या है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो ये जो ई विधान एप्लीकेशन ये क्या है, इसका मेन मोटो है वन नेशन वन एप्लीकेशन। तो ये जो नेवा एप्लीकेशन है इसको किसने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर ने, जो कि करीब 21 स्टेट हैं उनको लिंक करती है वन नेशन वन एप्लीकेशन के थ्रू। और इसका क्या काम है, इस एप्लीकेशन से क्या होगा, जितने भी लेजिस्लेटिव काम है, जितना भी लेजिस्लेटिव मतलब कि लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी कौन कौन सी हैं जो लॉ बनाती हैं, आ गई हमारा पार्लियामेंट आ गया, जिसमें राज्यसभा लोकसभा आ गया। फिर उसके बाद हमारी जो स्टेट असेंबली हैं अलग अलग स्टेट्स की, तो ये सारी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं जो कि
मेनली जितने भी काम होते हैं, लेजिस्लेशन जितना होता है, सब कुछ जो वर्क होता है वो पेपर पे होता है, ठीक है। तो पेपर इसके थ्रू, इस ऐप के थ्रू ये जितना भी वर्क है ये पेपरलेस होगा, पेपर की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप जानते हैं, तो मेनली जो है डिजिटल इंडिया के अंदर ये जो है प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। तो इसका बस यही काम है, जितने भी हमारी जो लेजिस्लेटिव बॉडी हैं, जितनी भी स्टेट असेंबली हैं, लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबली और काउंसिल जो है स्टेट की, उन सब में पेपरलेस काम हो सके डे टू डे फंक्शनिंग का। तो उसके लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और ये जो नेवा एप्लीकेशन है ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के वन ऑफ द 44 मिशन जो मोड में जो प्रोजेक्ट हैं डिजिटल इंडिया के, उनमें से एक ये प्रोजेक्ट है जो कि स्टेट कैटेगरी के अंदर आता है। और नेवा का मैंने बताया जो कि जिसका मेन पर्पस है वन प्लेटफॉर्म पे कंट्री के जितने भी जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं उन सबको एक जगह पे लाना और उससे रिलेटेड जो भी डेटा है उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे स्टोर करना, ये इसका मेन पर्पस है। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि रिलेटेड है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है? चेनाब पे बनाया गया है। चेनाब रिवर हमारी आप जानते हैं, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया जो कि 359 मीटर ऊंचा है। किससे? रिवर बेड से, जो रिवर बेड है चेनाब का, उससे करीब 359 मीटर ऊंचाई। ये कहा जा रहा है कि एफिल टावर की जो ऊंचाई है जो कि करीब 324 है, उससे 35 मीटर और ये लंबा और ऊंचा है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा है। आप लोग जाके पेरिस में जाके फ़ोटो एफिल टावर के सामने खिंचवाते हैं, तो आप यहाँ पे भी जाके कर सकते हो, उससे भी ये ऊंचा है। और फिर उसके बाद ये जो किसका पार्ट है, ये उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है, तो उसका ये पार्ट है। और ये ब्रिज का जो डिस्टेंस है ये करीब 1315 मीटर लॉन्ग ये ब्रिज है, ठीक है। और ये जो इसको गोल्डन जॉइंट बोला जा रहा है और ये कनेक्ट करेगा दो एंड को। ये कौन कौन से एंड है? ये उधमपुर और ये बारामुल्ला जो डिस्ट्रिक्ट है उन दोनों को कनेक्ट करेगा। और ये करीब 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है जो कि चेनाब रिवर पे है। और ये ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी देगा, कि मतलब ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है, ये जो पहाड़ी रीजन होते हैं, आप जानते हैं हिमालयन के आसपास वाले रीजन में जब भी ठंड का मौसम आता है तो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी की वजह से ये हो जाता है कि जो कनेक्टिविटी होती है, रोड होती हैं, रेलवेज़ होते हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट के रीजन होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ये जो ब्रिज रहेगा वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ठंड में या किसी भी ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में ये ब्रिज को बंद करना पड़े, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए मेन इसका काम है। और इसका मेन पर्पज़ है ये कटरा से बनिहाल जो पास है उसको कनेक्ट करेगा। और ये किसका? यही मैंने बताया उधम श्रीनगर और बारामुल्ला सेक्शन का कि कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट का ये पार्ट है। फिर चलिए अपने नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि प्लेसेस इन न्यूज़ में एक आया है, न्यूज़ में प्लेस आया है। कौन सा प्लेस आया है? इटली। इटली की एक लेक रही है न्यूज़ में जिसका नाम है गर्दा, लेक गर्दा। तो ये जो लेक गर्दा है ये न्यूज़ में इसलिए रही है क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि अभी बहुत ही इसका जो वाटर लेवल है बहुत ही नीचे हो गया, बहुत लो हो गया, हिस्टोरिकली लो हो गया है। अभी तक इतना लो नहीं हुआ था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप जान रहे हैं यूरोप में अभी एक्सट्रीम ड्रॉट कंडीशन आ गई है, वहाँ पे बहुत ही सूखा पड़ रहा है और जो वेदर वहाँ की है नहीं सही है। इसकी वजह से ड्रॉट कंडीशन की वजह से जो लेक है इसका जो लेवल है काफ़ी स्लो हो गया, नीचे हो गया। तो ये जो रीजन है ये हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस रीजन से रिलेटेड हम कुछ इटली से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखेंगे कि जैसे आप देख सकते हैं इटली है, इसके इधर राइट साइड में एड्रियाटिक सी है और इधर लेफ्ट में टिरहेनियन सी है और इसके बाद नीचे आयोनियन सी है। और ये जो पूरा जो रीजन है ये पूरा मेडिटेरेनियन रीजन है। और आप जानते हैं मेडिटेरेनियन रीजन के आसपास जो क्लाइमेट होता है वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है। ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट किसके लिए अच्छा होता है? फ्रूट्स के लिए। कैसे फ्रूट? जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, इस टाइप के फ्रूट्स जो होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ का क्लाइमेट होता है। और ये जो इटली है, इटली की लार्जेस्ट जो रिवर है वो पो रिवर है। और यहाँ का जो माउंटेन सबसे ऊंचा माउंटेन है उसे माउंटेन ब्लैंक कहते हैं।
और इसकी जो सबसे बड़ी लेक है वो गर्दा लेक है, जो कि अभी जिसके बारे में ये आर्टिकल था, ये आप देख सकते हैं। इसके बगल में यहाँ पे एड्रियाटिक सी है। और फिर ये जो इटली है ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के लिए जाना जाता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वॉल्केनोज हैं, जो कि है माउंट वेसुवियस, ये की ओनली एक्टिव वॉल्केनो है कहाँ पे, यूरोप के मेन लैंड में। और माउंट एटना ये कहाँ पे है, सिसिली में है। ये देखिए, ये सिसिली इसी का पार्ट है। यहाँ पे माउंट एटना है, ये आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। तो मेरा आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।